नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नौकी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, पार्ट बी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ध्यान रखिएगा, अब ये यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही है और इसके अंतर्गत हम आज निम्न बातें आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखी हुई है, लिखा हुआ है इनकम्प्रेसिबल, डैट मीन्स असंपीड्य द्रव। देखिए ये क्या होता है, असंपीड्य द्रव क्या होता है, बोलेंगे कि जब द्रव को दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के द्रव को बोलते हैं असंपीड्य द्रव। इसके बाद आता है हमारा जीरो विस्कोसिटी यानी अशांत द्रव। क्या है कि जब कोई द्रव की परतों के बीच सापेक्ष गति होती है और उसमें कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल ना हो, अर्थात क्या है कि अगर हम द्रव को एक बार उसको हम गति प्रदान कर दें तो वो निरंतर उसकी गति बनी रहे। आइए अब हम बात करते हैं धारा रेखी प्रवाह। इसका मतलब होता है कि देखिए वो प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण के पथ का अनुसरण करे। ओके, जैसे आपने एक ग्लास में लिया, पानी लिया, उसको ऐसे उड़ेल रहे हैं तो जहां पर उसका पहला कण गिरा वो उसी रास्ते से सारे उसके कण जाएं। ओके, इसको कहते हैं आपका धारा रेखी प्रवाह। जैसा कि आपने देखा है कि हलवाई लोग होते हैं, दूध को ठंडा करते हैं, एक गिलास लिए होते हैं नीचे, एक गिलास ऊपर डालते हैं तो सारे जो दूध है वो एक ही आपका जो पथ है उसी से सारे कण आ रहे होते हैं। ठीक भाई, अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो दूध बाहर गिरेगा। फिर आता है विक्षिप्त प्रवाह। विक्षिप्त प्रवाह का मतलब ये होता है कि अगर जब कोई जो कण है, जो द्रव के कण हैं, जब वो एक ही पथ से जा रहे हैं लेकिन अगर उनके मार्ग में कोई अचानक परिवर्तन आ जाए, अर्थात कह दे उनकी गति है कणों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ज़िगज़ैग मोशन में, उसको बोलेंगे विक्षिप्त प्रवाह। इसके बाद हमारा है क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे कि किसी द्रव का वो अधिकतम वेग जहां तक उसकी जो बह रहा है उसका प्रवाह वो आपकी धारा रेखी प्रवाह में रहे। ओके, उस वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है, लिखा है विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता क्या होता है कि बोलेंगे द्रव का वो गुण जिसके कारण विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है। ध्यान रखिएगा कि बोलेंगे द्रव का वो गुण जिसके कारण विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसको बोलते हैं श्यानता। इसके बाद आती है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या है, देखिए कह सकते हैं रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन डिस्टेंस, यानी वेग परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं वेग प्रवणता। अब अगर इसका हमको निकालना है मात्रक और विमा, अगर इसका मात्रक निकाल लें तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया मीटर यानी मीटर पर सेकेंड अपान इसका हो जाएगा मीटर, मीटर से कैंसिल आएगा 1 अपान सेकेंड, या कह सकते हैं इसकी डायमेंशन मिल जाएगी t-1, यही ना। अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता समझ गए हैं, अब आ रही है श्यानता गुणांक की। श्यानता गुणांक क्या होता है, बहुत आराम से आप देखेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम इसको कर सकते हैं कि नीटा बराबर एफ अपान 1 इंटू 1, यह हो जाएगा एफ। हम इसको कर सकते हैं कि जहां पर नीटा श्यानता गुणांक है, एफ आपका घर्षण बल है, ए द्रव की परतों के बीच क्षेत्रफल है, ओके, और ये क्या है, वेग प्रवणता। तो बोलेंगे कि श्यानता गुणांक द्रव की परतों के एकांक क्षेत्रफल के बीच कार्य करने वाला उस घर्षण बल के बराबर है जबकि उसमें वेग प्रवणता एकांक हो। दोबारा मैं इसको फिर से बता देता हूं कि श्यानता गुणांक द्रव की परतों के बीच एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाले उस घर्षण बल के बराबर है जबकि उसकी वेग प्रवणता एकांक हो। अब अगर हमको इसके निकालना है मात्रक और यूनिट, तो मात्रक क्या होता है, इसका आ जाएगा न्यूटन, इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका कितना आएगा 1 अपान सेकेंड यानी सेकेंड -1।
अगर हमको इसकी डायमेंशन निकालना है तो न्यूटन का हो जाता है यानी mLT-2, जैसा कि आपको मालूम है बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका L इंटू एल डिस्टेंस है, इसका कितना होगा T-1, L से L कैंसिल हो गया, m ऊपर आएगा L-1 T-3, ये आपकी निकल आई इसकी विमा। बच्चे बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, ऊपर आएगा तो ये आपका इसको एक बार इसको यहां पे चेक कर लीजिए फिर से कि जैसा कि आपने इसको देखा हुआ है, ये आपका था वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का जो है मात्रा कितना था 1/सेकेंड, यही ना, यानी T-1। तो जैसा कि इसको एक बार फिर से इसको देख लें कि इसका mLT-2, इसका L इंटू एल, इसकी आपकी आ गई थी T-1, याद है, L से L कैंसिल हो गया, इधर आएगा mL-1, ऊपर आएगा 2 में सेव जाएगा -1, तो जो मैंने लिखा था T-3 नहीं, कितना है mL-1 T-1, इसको ठीक कर लीजिएगा, चूंकि मैंने लिखा था 1/T नहीं बल्कि इसकी वेग प्रवणता की T-1 ही आ रही है, ये ना, तो कितना हो जाएगा mL-1 T-1। आइए अब हम बात करते हैं सीमांत वेग की। सीमांत वेग क्या है? देखिए बोलेंगे कि जब किसी वस्तु को शांत द्रव में गिराया जाता है तो वस्तु पहले त्वरित होती है और बाद में क्या होता है कि उसका त्वरण शून्य हो जाता है, और इसके बाद क्या है, वो एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है और उसी वेग से चलती है। इसी नियत वेग को कहते हैं सीमांत वेग। ओके, बाद में ये एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है और इसी नियत वेग को कहते हैं सीमांत वेग। इसका फॉर्मूला होता है v = 2r² रो माइनस सिग्मा अपान 9 नीटा जी, जहां पर r आपका त्रिज्या है और ये रो क्या है, देखिए लिखा है वस्तु का घनत्व है, सिग्मा माध्यम का घनत्व है, नीटा श्यानता गुणांक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी अविरतता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा अविरतता का सिद्धांत क्या है, लिखा हुआ AB = कांस्टेंट। इन्होंने बताया था जहां पर A क्या है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, V क्या है आपका ये जो लिक्विड जो बह रहा है उसका प्रवाह का वेग। बात आगे बढ़ती है तो बोलेंगे, इन्होंने कहा था कि जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव या कह सकते हैं कोई आदर्श द्रव जब किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में इस प्रकार बहता है कि नली के प्रत्येक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में इस प्रकार बहता है कि उसके प्रत्येक स्थान पर उसका क्षेत्रफल और उसका बहने का वेग है, ओके, उनका गुणनफल सदैव एक कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं A1 V1 बराबर होगा A2 V2। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, यानी बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। ऊर्जाएं बच्चों 3 तरह की आपने पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो जैसा कि आपने तीनों ऊर्जा के बारे में पढ़ा, गतिज, स्थित और दाब ऊर्जा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गतिज ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं वी नो डैट E के इक्वल टू कितना होता है, ½ mv², ठीक। अब हम इसमें निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, बहते हुए द्रव के जो ऊर्जा निकालते हैं वो हम निकालते हैं एकांक आयतन पर ऊर्जाएं। ओके, तो लिखेंगे अगर हम एकांक आयतन पर निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, mv²/ρ से भाग कर देंगे, यह आ जाएगी एकांक आयतन पर, लिख देंगे एकांक आयतन पर, ओके, एकांक आयतन पर, इधर भी कर दीजिए आप, ये E बराबर, ओके, इसको केस लिख दीजिए, ½ दोनों तरफ रो से भाग किया, यह बन गया ½ m/ρ v², ओके।
हम निकाल रहे हैं एकांक आयतन पर, तो इसको क्या करें, v से करें भाग, v से। ओके, अब मात्रा बटे आयतन कितना होता है, घनत्व, ये ना, मात्रा बटे आयतन बराबर घनत्व, तो ये हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर। ये आ गई एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा। अब अगर हमको निकालना होगा स्थित ऊर्जा, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थित ऊर्जा कितनी होती है, mgh, u बराबर होती है आपकी, हो कितनी होती है, mgh। ओके, तो लिखेंगे स्थित ऊर्जा एकांक आयतन पर। आपको निकालना है बहते हुए द्रव के लिए, इसका मतलब हम निकालेंगे एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर। तो एकांक आयतन पे v से भाग किया, हमने इसको माना 1, ये हो जाएगा mgh अपान v से भाग कर दीजिए, आयतन एकांक ले रहे हैं। फिर मात्रा बटे आयतन gh, ओके, डेट मीन्स मात्रा बटे आयतन तो रो gh, ये आपका निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी एकांक आयतन पर। अब हम बात करते हैं अगर दाब ऊर्जा की, तो दाब ऊर्जा अगर हमको निकालना है, तो जैसा कि आप जानते हैं दाब ऊर्जा होता है डेट मीन्स कार बल गुणे विस्थापन। तो डेट मीन्स कर सकते हैं दाब, अब हमको निकालना है दाब ऊर्जा। ओके, दाब ऊर्जा क्या होती है, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। डेट मीन्स को कर सकते हैं कि P बाई फोर्स इंटू विस्थापन, यही ना, लिख दे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने मान लिया कि विस्थापन इसमें x हो रहा है, हमने माना विस्थापन x हो रहा है। ओके, या डेल्टा x मान लिया, या हो जाएगा P, ये मिल के बनेगा वॉल्यूम। अब आपको निकाला एकांक आयतन पर, तो ये हो जाएगा दाब ऊर्जा PV अपान V से भाग करिए, कट गया, कितना आएगा P। ये तीनों ऊर्जाएं आप समझ गए। ओके, अब हम जो बात करने आ रहे हैं, आज का सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली एक वैज्ञानिक थे, इससे पहले मैंने आपको बताया है असंपंडी और अश्यान द्रव। ठीक, बोलेंगे कि जब कभी किसी एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में कोई असंपंडी और अश्यान द्रव इस प्रकार बहता है कि वो धारा रेखी प्रवाह में हो, ध्यान रखिएगा, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, उसके मार्ग में प्रत्येक स्थान पर उसमें सभी ऊर्जाएं अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। ये होता है P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है, एक बार इसको फिर सुन ले कि जब कभी अनुप्रस्थ नली में, जब कभी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में कोई असंपंडी तथा अश्यान द्रव उसमें इस प्रकार बहता है कि वो धारा रेखी प्रवाह में हो, तो उसके मार्ग में प्रत्येक स्थान पर सभी ऊर्जाएं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। अब आता है इसको ड्राइव करना, कैसे करते हैं आइए देखें। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको ड्राइव करेंगे, उसमें लिखेंगे कि हमने माना एक ये हमारा ट्यूब है, एक्स वाई एक ट्यूब है जिसके दो सिरे हैं, एक्स और वाई ट्यूब सिरे हैं। इधर पे दाब P1 क्षेत्रफल A1, इधर दाब P2 क्षेत्रफल A2। इसमें बहने का जो वेग है V1 है, इधर कितना है V2 है। लिखेंगे लेट एक्स वाई एक अनुप्रस्थ, यहां लिख गए एक नली है, कैसी है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली जो मैंने बताया, ठीक, जिसके सिरे पर लिखेंगे कि दाब P1 तथा P2 क्षेत्रफल A1 A2 और द्रव के बहने का वेग V1 V2 है। ओके, अब बढ़ते आगे। अतः X से Y सिरे तक बहने में किया गया कार्य कितना होता है, बल गुणे विस्थापन।
ध्यान रखिएगा कि हम निकालेंगे x और y का। इसके कई तरीके हैं, या तो करें दोनों का निकाल लें अलग अलग, फिर कर दे दोनों का माइनस, ओके, या दोनों को साथ कर दे माइनस। हम लेते हैं दोनों को साथ, लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन, ओके। तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे एक्स वाई सिरे पर, एक्स वाई सिरों पर, सिरों पर W W1 माइनस W2, भाई इसका हो गया W1, इसका हो गया W2। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसको कर दिए डिस्प्लेसमेंट 1, इसको डिस्प्लेसमेंट 2। अब जैसा कि आप जानते हैं P बराबर होता है F अपान A, तो F हो जाएगा P इंटू A, ये रहेगा P इंटू A। अब जो वेग है, वेग होता है 1 सेकंड में बहने वाला, क्या होता है, वेग का मात्रा का मीटर पर सेकंड, यानी बोलेंगे द कवर्ड डिस्टेंस इन 1 सेकंड इज नोन एज द वेलोसिटी। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को कहते हैं वेग, यही ना। तो डैट मीन्स हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं P1 A1, यहाँ कर सकते हैं V1, ओके। भाई V हमारी यहाँ दूरी हो रही है, 1 सेकंड में चलेगी दूरी। इसके लिए P2 A2 और V2, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि पहले X सिरे पर निकालिए कार, फिर Y सिरे पर कार, फिर दोनों को कर दे माइनस। मैंने दोनों को साथ ले लिया है, तो दोनों का निकालेंगे माइनस। अब कार होता है, आपको पता है P बराबर होता है F अपान A, या F बराबर होगा P इंटू A, और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया जो वेग है 1 सेकंड में बहने वाली दूरी को कहते हैं वेग। अच्छा, अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि आपको 3 काम करना है। सबसे पहले निकालेंगे दोनों सेकंड पे कार, दोनों सिरों पर निकालेंगे कार, फिर निकालेंगे दोनों सेकंड में सिरों पर गतिज ऊर्जाएं, फिर निकालेंगे दोनों सिरों पर स्थितिज ऊर्जाएं, फिर निकालेंगे कुल ऊर्जा, फिर कार और ऊर्जा को कर देंगे बराबर, वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे, आइए देखें। यहां कर सकते हैं, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, अभी पढ़ा आपने अविरतता के सिद्धांत से। यहां लिखेंगे कि अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से क्या था, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर AB, अभी बताया मैंने आपको। तो यहां कर सकते हैं W बराबर P1 AB माइनस P2 AB, AB ले ले कॉमन, यह बनेगा P1 माइनस P2। अब ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था, A आपका क्षेत्रफल है, V क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, राइट। तो डैट मीन्स ये हो गया क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया आयतन, और आयतन बराबर होता है मात्रा बटे घनत्व, ये हो जाएगा मात्रा बटे घनत्व P1 माइनस P2, ओके। इक्वेशन फर्स्ट। बन गया। आइए अब हम निकालते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन x और y सिरे पर, ध्यान रखिएगा। फिर निकालेंगे E ओके। अब E हम ले रहे हैं, दोनों सिरों पर ले रहे हैं, x y सिरे पर लिखेंगे कि x y सिरों पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फिर E बराबर क्या करेंगे, E1 माइनस E2। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे आपकी बाइक पे यहाँ पे लिखा हुआ है 14, आप थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे हो गया 16। इट मीन्स आपने कुल कितना सफर किया, 2 किलोमीटर, यानी दूसरे में से पहला आपने घटाया, ये ना, दूसरे में से पहला। तो E निकालेंगे E2 माइनस E1, तो आपको E हो जाएगा, E बनेगा E2 माइनस E1, ओके। कितना होता है, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, लिक्विड है तो उसका जो प्रत्येक कण है उसका मास आपका इक्वल है, ओके। M1 बराबर M2 बराबर M, राइट। तो यहां कर सकते हैं कि हाफ M कॉमन ले लीजिए, बनेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके।
इसको मान लीजिए सेकेंड। आप निकाल लेंगे इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, लिखेंगे एक्स वाई सिरों पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, U बराबर U1 माइनस U2। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं स्थित ऊर्जा होती है mgh। तो मैंने पहले बताया कि लिक्विड है, उसके प्रत्येक कण का द्रव्यमान आपका m1 बराबर m2 बराबर m, राइट। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण भी सब में समान होगा। अंतर क्या है, h1 और h2। तो कर सकते हैं mgh1 माइनस mgh2। mg कॉमन ले लिया तो बनेगा h1 माइनस h2। ओके, अब आप निकालिए कुल ऊर्जा में अंतर। अब हम निकालते हैं कुल ऊर्जा में अंतर। तो यहां निकालेंगे कि कुल ऊर्जा तो डेट में कर देंगे ई के माइनस यू। ई के ये आई थी हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर mg h1 माइनस h2, यही ना। या पूरे में m कॉमन ले लिए तो बनेगा V2 स्क्वायर, यहां पे हाफ, देखिए कॉमन क्या हो रहा, केवल m, तो यहां पे m कॉमन लिया, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर g h1 माइनस h2। ठीक, आपकी ये निकला कुल ऊर्जा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर सुन लिए। सबसे पहले मैंने निकाला था कार्य एक्स वाई सिरे पर, फिर मैंने निकाल लिया गतिज ऊर्जा, फिर निकाला मैंने स्थित ऊर्जा, फिर निकाल लिया कुल ऊर्जा। अब क्या करेंगे, कार्य और ऊर्जा को कर देंगे आपस में बराबर। कैसे, आइए देखें। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब दोनों इक्वेशन को कर दें इक्वल। किसको किसको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट आई थी आपकी वर्क डन, और ये क्या आया है, कुल एनर्जी। m से m कैंसिल हो गया, रो से इस पूरे मल्टीप्लाई होगा और हाफ से केवल इसमें, g से इसमें, तो रहेगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। देखिए रो से और हाफ से इसमें हो रहा है, अब इसमें रो और जी से इसमें होगा, हाफ से नहीं, माइनस रो जी h1 माइनस माइनस प्लस रो जी h2। अब क्या करेंगे, 1 1 एक साथ कर लेंगे, 2 2 एक साथ, P1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर आएगा प्लस प्लस रो जी h1, P2 इधर आया प्लस हो गया, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ओके, या अब क्या करिए, 1 और 2 हटा दीजिए तो आ जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये निकल गई हमारी बर्नौली की थ्योरम। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार फिर आपको बता दें कि बर्नौली की थ्योरम ने क्या बताया था। बर्नौली ने कि किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में जब कोई असंपंडी तथा अश्यान द्रव इस प्रकार बहता है कि वो बहिस्राव वेग में हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसकी सभी ऊर्जाएं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। अब इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सबसे पहले क्या है कि हम निकालेंगे, एक नली बनाएंगे, उसके एक्स वाई सिरे पर निकालेंगे कार्य। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। बल को तोड़ लेंगे P इंटू ए में, और जो विस्थापन है मैंने बताया कि 1 सेकंड में चली गई जो दूरी है इसको कहते हैं वेग, तो वहां विस्थापन की जगह कर दिया था v। ओके, अब इसके बाद है कि चूंकि दोनों सिरों का था तो मैंने कर दिया था कि यानी W1 माइनस W2,
और उसमें A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर AV, किससे? आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मैंने बताया। फिर AV आपने ले लिया कॉमन, वो हो गया क्षेत्रफल और इंटू दूरी, क्या आपका बन गया? आपका वो बन गया आयतन। आयतन का मतलब होता है मात्रा बटे घनत्व, एक इक्वेशन। फिर आपने x और y सिरे पर निकाल लिया था गतिज ऊर्जाओं में अंतर, गतिज ऊर्जा हाफ mv² से। उसके बाद आपने निकाला स्थित ऊर्जा में अंतर mgh से, यानी mgh1 माइनस mgh2। फिर आपने इसके बाद क्या किया था कि दोनों ऊर्जाओं में कुल अंतर निकाल लिया था। बहुत आराम से सुनिएगा, कुल ऊर्जाओं में अंतर निकाला E माइनस U, उसमें से पूरे में m ले लिया था कॉमन। फिर आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को कर दिया था इक्वल, यानी चूंकि कार और ऊर्जा एक ही चीज होती है तो m से m कैंसिल हो गया था। अब रो से इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, हाफ से केवल इसमें, g से केवल इसमें। फिर मैंने 1 1 एक साथ कर लिया और 2 2 एक साथ, फिर 1 और 2 को हटा दिया। ये आपका आ गया कि बर्नौली की थ्योरम, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।